नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मोटे राम जी शास्त्री। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रूप देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में उसने उस आंदोलन का खूब काम किया था। स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर उनकी तकदीर की मीठी नींद ना टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड ना छूटा, तो अंत में अपनी एक नई तदबीर सोची। घर जाकर धर्मपत्नी से बोले, इतने बुढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। इतने दिनों विद्या दान देने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजन का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम, तुम्हें जब देखो पेट की फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण ना मिलते हो, और चाहे कितना निंदा करे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जिया तो क्या किया। संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है? मोटे, वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं, बस, और कुछ नहीं। आज ही अपने नाम के आगे भिस्काचार्य बढ़ा लूंगा। कौन पूछने आता है तुम भिस्काचार्य हो या नहीं। किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। दो चार पैसे का हरड़ बेहड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस, इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचारों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बनवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य की कैसी चलती है स्त्री। लेकिन बिना जाने बूझ दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी? मोटे, फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा यह कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती, वे विकार शांत हो जाने पर ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य मिलेगा। शेष 4 जो मर गए वे मेरी निंदा करने थोड़े ही आवेंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, किवित तो बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उसमें जहां तहां 2-4 किवित भी जोड़ दूंगा, और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल बूढ़े तोते ही रटा रहा हूँ। मैं नगर में सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ, और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होंगी। स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी। न अब वह अभिलाषा ही है। पर यह बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती। कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो। मोटे राम, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्ख हो। अरे, वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतल हो। इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे जितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेशा पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे। बस वही मेरे दल्लाह होंगे।
उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आवेंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य करूंगा। तुम देखती तो जाओ, स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से ना जाए। ना इधर के रहो ना उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें भी तोते रटाने पड़ेंगे। मोटेराम, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि तुम वहां भी धूर्ता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्ता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते, वक क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर ना बन सके, ना बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्ता ही फलीभूत होती है, और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे, आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आवेगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहां दो चार सुंदर कवितित सुना दोगे, वो खुश हो जाएगा और कुछ ना कुछ दे ही मारेगा। वैद्यक का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे, मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम है जो वैद्यों के बाप दादों को भी ना मालूम होंगे, और सभी वैद्यक एक एक दो दो रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि यह कोई बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की कही है, मगर यह समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग ना जमेगा, किसी दूसरे शहर को चलना पड़ेगा। मोटे हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह धाक बांध दूं कि सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही ना कहूंगा। मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान न लूं, उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री की बाँछें खिल गई। बोली, अब तो मैं तुम्हें मान गई, अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र ना चलेगा, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर गुजर गया। भीष्माचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते, बलकारक औषधियां खिलाते।